जहां अभी सुप्रीम कोर्ट की 9 जज बेंच बैठकर करीबन 20-25 साल पुराने एक केस की कॉन्स्टिट्यूशनल हियरिंग शुरू कर चुकी है, वहीं सुप्रीम कोर्ट की एक 5 जज बेंच जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, BR गवई, JB पर्दीवाला और मनोज मिश्रा मौजूद थे ने एक ऐतिहासिक फैसला 15 फरवरी को दिया था। शायद आप समझ गए होंगे कि यहाँ हम बात इलेक्टोरल बॉन्ड जजमेंट की कर रहे हैं। लोकसभा 2024 इलेक्शन से ठीक कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से पॉलिटिकल पार्टी के नीचे से जमीन खिसका दी थी, जिन्हें इस इलेक्टोरल बॉन्ड से काफी फायदा मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ रूलिंग पार्टी BJP शामिल थी, लेकिन इन सब के बीच आप सोच रहे होंगे कि भला हम अभी तक इस इलेक्टोरल बॉन्ड की बात क्यों कर रहे हैं। तो बात ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा एक फॉर्मर जज के नीचे से भी जमीन खिसक गई है। जी हाँ, आपने सही सुना, जमीन खिसकाने के अलावा जज को अपने कुछ पैसों से भी हाथ धोना पड़ गया है। और ये रकम कोई मामूली रकम नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 2.5 करोड़ रुपए है। और इसी पैसों की हेराफेरी के पीछे और किसी का नहीं बल्कि RSS और BJP के लोगों का हाथ बताया जा रहा है। जितना आपके लिए ये शॉकिंग है, उतना ही देश के लिए, जब पल भर में ये खबर आग की तरह फैल गई है। असल में मामले की शुरुआत होती है फॉर्मर जज DSR वर्मा से, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से 2010 में ही रिटायर हो चुके हैं, जिसके पहले तक वे आंध्र प्रदेश में एडिशनल जज और फिर जज की हैसियत से काम कर रहे थे। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने ये फैसला सुनाया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और SBI जो इस बॉन्ड्स को इशू कर रही थी अब इसे इशू करना बंद कर दे, तो फॉर्मर जज वर्मा अपने साथ हुए एक क्राइम को लेकर पूरे देश के सामने आ चुके हैं। फॉर्मर जज वर्मा के पास 2 इंसान पहुंचे थे जिन्होंने दावा किया कि वे RSS और रूलिंग पार्टी BJP के बहुत करीबी हैं। वहीं उन्होंने फॉर्मर जज से कुछ पैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के वे में लेते हुए बदले में उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को USA में जॉब प्रोवाइड करने का वादा किया। ये बातें सुनकर फॉर्मर जज वर्मा और उनके परिवार वालों ने मिलकर पैसे जुटा लिए और 2.5 करोड़ रुपए 2021 में दोनों शख्स को दे दिए। 2 साल दोनों शख्स के पीछे पड़ने के बावजूद भी फॉर्मर जज वर्मा को कोई फायदा नहीं हुआ। ना ही उनके नाम में कोई इलेक्टोरल बॉन्ड इशू हुए और ना ही कोई फायदा उनके या उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को हुआ। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आ गया और इन्हीं सभी बातों से परेशान होकर उन्होंने सीधे पुलिस स्टेशन का रुख लिया। हैदराबाद के फिल्म नगर पुलिस स्टेशन में FIR लिखवाते हुए फॉर्मर जज वर्मा ने स्टेट किया, Mr. Narendran, who is a known person to our relatives, took advantage of his introduction and came to me and sought for some amounts to the party in the center, which will be acknowledged by the way of bonds. Thereon, Mr. Sarath Reddy was deputed to collect the amount. Mr. Sarath Reddy is said to be in involvement in a construction company by name Atmiya Houses. इसी के साथ उन्होंने कहा कि उनकी मेन मुसीबत ये है कि पैसे लेने के बाद से अब तक उनके नाम पर कोई इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं रिसीव हुआ है और यहाँ तक कि उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस को जॉब तक नहीं मिली है। और कंप्लेंट में स्टेट करते हुए लिखा है, द कॉमन ग्रीवियंस ऑफ माई फैमिली इंक्लूडिंग मी इज दैट in spite of collecting huge amounts, no bonds have been issued to us in spite of my request, nor any favor was done either to me or to my grandchildren in US, which is not very relevant or significant. और इसी का हवाला देते हुए फॉर्मर जज ने कहा है कि उनके साथ चीटिंग के अलावा भी कई और क्राइम्स किए गए हैं, such as criminal breach of trust, misappropriation under the Indian Penal Code, और FIR में इनको ऐड करते हुए उन्होंने स्टेट किया, This is a clear violation of the recent judgment of the Supreme Court depreciating the collection of amounts by way of electoral bonds. In the present case, in spite of my insistence for issuing me bonds, no such thing had happened. The said collection of amount for about 2.5 crores without issuing any bonds indicate that the said amount was misappropriated for their self. आपको बता दें कि फॉर्मर जज ने कहा है कि जिस इंसान ने ये दावा किया है कि वो RSS का करीबी है, उनके लिंक्डइन प्रोफाइल पर ये मेंशन्ड है that he is a coordinator for the World Hindu Congress and part of the World Hindu Economic Forum, an organization that works closely with the RSS. हालांकि उस शख्स ने फॉर्मर जज वर्मा की बातों को झूठ बताया है और कहा है कि उनका RSS से कोई कनेक्शन ही नहीं है। फॉर्मर जज वर्मा ने अपना दुख व्यक्त करते हुए कहा कि वे अब 74 इयर्स के हो चुके हैं और ऐसे में उन्हें खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, पर उन्होंने ये सब कदम इसलिए उठाया था कि उनकी ग्रैंड चिल्ड्रंस की जिंदगी सेट हो जाएगी जिन्होंने PG USA से किया है। He stated, I don't think the BJP will do such things. Individually, these two men used the RSS name, posed as important individuals and duped me, saying that the bonds are meant for the BJP. ये सब सुनकर हम सभी के मन में एक सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि भला इतने पैसे एक जज के पास कहाँ से आए। लेकिन आपको बता दें कि फॉर्मर जज वर्मा ने ये पहले ही क्लियर किया था कि ये सब व्हाइट मनी है और बिल्कुल भी काला धन नहीं है। जहां फॉर्मर जज को इस बात का झटका लगा, वहीं सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड जजमेंट से पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मुसीबतें बढ़ गई हैं। जैसे कि अपने जजमेंट में जस्टिस संजीव खन्ना ने ये शो किया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड ने अपनी शुरुआत से लेकर अभी तक 2024 तक 16,000 करोड़ रुपए जनरेट किए हैं और ये अमाउंट पिछले फिस्कल ईयर 12,000 करोड़ रुपए था,
जिसमें से बीजेपी को ही अकेले सिर्फ 56.65% मिला है, जो कि 6,565 करोड़ रुपए है। पर बात ऐसी है कि भले ही बीजेपी को एक बड़ा शेयर मिला है, मगर ऐसा नहीं है कि ऑपोजिशन पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से पैसे नहीं मिले हैं। जहां इलेक्टोरल बॉन्ड से कांग्रेस को 1,122 करोड़ मिले हैं, वहीं टीएमसी को 1,092 करोड़ मिले हैं। इस मामले में डीएमके भी पीछे नहीं है, जिन्हें 616 और बीजेडी को 773 और आम आदमी पार्टी को 94 करोड़ रुपए मिले हैं। और जहां लोगों का अनुमान था कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सबसे ज्यादा बीजेपी के लिए बुरी खबर है, उसका उल्टा देखने को मिल गया। इसीलिए क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अलावा भी हर पार्टीज को कहीं न कहीं से फंडिंग मिलती है और एक टोटल स्केल पर इलेक्टोरल बॉन्ड से आए फंडिंग बहुत ही कम रोल प्ले करती है। आपको बता दें कि एक स्टडी ने पाया था कि 2019 लोकसभा इलेक्शंस में करीबन 55,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि ये अमाउंट यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से भी कई ज्यादा है। इस 55,000 करोड़ रुपए में से बीजेपी ने करीबन 45 to 55% खर्च किए थे, जो कि 24,700 करोड़ रुपए थे और उस साल तक उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड से 1,660 करोड़ रुपए ही कमाए थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस अमाउंट में इलेक्टोरल बॉन्ड एक बहुत ही छोटा सा रोल प्ले करता है। तो इससे इस बात का अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम स्ट्रक डाउन करने से पॉलिटिकल फंडिंग में एक छोटा ही असर पड़ा है और उसमें से भी शायद बीजेपी पर उतना ना पड़ा हो। तो अब जब बीजेपी को उतना असर नहीं पड़ रहा, तो बचती है ऑपोजिशन पार्टीज, जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड जजमेंट से ज्यादा अफेक्ट होंगी। इसीलिए भी क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज के कई मेंबर्स पर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे हैं सीबीआई और ईडी द्वारा, और ऐसे में रेड्स पड़ने की वजह से ऑपोजिशन पार्टीज को कैश डोनेशन मिलने में काफी मुसीबतें होंगी। और अब जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम भी स्ट्रक डाउन कर दी गई है, तो अब ऑपोजिशन पार्टीज पॉलिटिकल फंडिंग के लिए पैसे कहां से जुटाएंगी। आपको बता दें कि इस बात से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जो कि कांग्रेस लीडर जया ठाकुर की ओर से इस केस में पिटिशनर साइड को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ने भी एग्री किया है। जब उनसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद पूछा गया कि इस फैसले से न सिर्फ बीजेपी पर बहुत सारी पार्टीज को ही मुश्किलें झेलनी पड़ेगी, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा था कि ऐसा ही होगा, पर मेन मुद्दा ये है कि बीजेपी ज्यादा टारगेट होंगी। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट द हीट विल बी फेस्ड मोस्टली बाय द बीजेपी बिकॉज इट इज देयर स्कीम. It is not the scheme of the opposition. So why should they be facing the heat? They were using the scheme which is now termed to be unconstitutional. The genesis of the scheme did not come from them. असल में इस इलेक्टोरल बॉन्ड जजमेंट से किस पर कितना असर पड़ा है, ये तो लोकसभा इलेक्शंस में तुरंत ही दिख जाएगा। सारी लीगल अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।